हम बचपन से स्कूल में यह चित्र देखते आ रहे हैं कि मनुष्य धीरे धीरे वानरों से विकसित हुआ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज के एडवांस साइंस ने चार्ल्स डार्विन की इस सबसे प्रसिद्ध थ्योरी में एक ऐसा लूप होल खोज लिया है जो इस पूरी कहानी को ही पलट देता है। डार्विन ने यह तो बता दिया है कि हमारा शरीर कैसे बना, लेकिन हमारे भीतर मैं कौन हूं यह सोचने वाली चेतना अचानक कहां से आ गई है, इसका सटीक गणित उनके पास भी नहीं था। आज हम केवल इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, आज हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स का एक प्रयोग हमारी आंखों का सबसे बड़ा धोखा साबित हो रहा है। हम जानेंगे कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में 84 लाख योनियों का एक ऐसा सटीक गणित लिखा है जिसे आज की जेनेटिक्स घोस्ट डीएनए कह रही है, और कैसे आपका मस्तिष्क केवल रक्त और मांस की कोई बायोलॉजिकल मशीन नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा एक क्वांटम एंटीना है। अगर आप आज इस कट थ्रो कंपटीशन और मानसिक तनाव के युग में स्वयं को बाकियों से अलग करना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक शक्ति को डिकोड करना होगा। आपके लिए यह बहुत आवश्यक है। यह जानकारी आपको एक ऐसा अनफेयर एडवांटेज देगी जो किसी भी आम पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगा। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूरे विश्व में एक पक्के सत्य की तरह पढ़ाई जाती है। यह थ्योरी कहती है कि प्रकृति में म्यूटेशन या बायोलॉजिकल बदलाव अचानक और रैंडम होते हैं। जो बदलाव जीवित रहने के लिए सबसे फिट होते हैं, प्रकृति उन्हें चुन लेती है। इसे विज्ञान की भाषा में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। आजकल कुछ लोग डार्विन की इस थ्योरी को ऐसे मानते हैं जैसे इसके आगे कोई विज्ञान ही नहीं है। इस लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। डार्विन की थ्योरी जहां सबसे अधिक कमजोर पड़ती है वह है द मिसिंग लिंक। लाखों वर्षों से इस क्रमिक विकास में एक वानर से लेकर आज के होमोसेपियन बनने के बीच के जो कंकाल और फॉसिल्स मिलने चाहिए थे वो आज तक विज्ञान को पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं। यह बदलाव इतना सटीक और अचानक कैसे हो गया है, इसका कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रिसर्च बताती है कि हम मनुष्य के डीएनए में आज भी डोनिसोवन्स और निएंडरथाल जैसे कई प्राचीन पूर्वजों के निशान मौजूद हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राचीन इतिहास में वर्णित उन उन्नत वानर प्रजातियों का समूह जो साधारण पशु नहीं बल्कि एक अत्यंत विकसित और बुद्धिमान मानव स्वरूप में थे। लेकिन यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। डार्विन के अनुसार शरीर में होने वाले सभी बदलाव केवल जीवित बचने या सर्वाइवल के लिए हुए थे, परंतु जरा सोचिए, केवल जंगल में जीवित रहने, किसी जंगली जीव से बचने और भोजन खोजने के लिए मनुष्य को ब्रह्मांड के रहस्य सोचने, कला का निर्माण करने या क्वांटम फिजिक्स समझने की क्या आवश्यकता है? पशुओं की तरह अपना पेट तो हम बिना किसी उच्च स्तरीय बुद्धि के भी भर सकते हैं। मानव मस्तिष्क का अचानक इतने उच्च स्तर पर विकसित हो जाना डार्विन के केवल रैंडम म्यूटेशन यानी अचानक हुए संयोग वाली थ्योरी से पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो पाता है। डार्विन की थ्योरी असल में केवल हमारे शरीर के हार्डवेयर का इतिहास है। यह हमें यह तो बता देती है कि हमारी हड्डियां और शरीर का बाहरी ढांचा कैसे बना, लेकिन उस शरीर रूपी हार्डवेयर के भीतर जो चेतना रूपी सॉफ्टवेयर अचानक से डाउनलोड हुआ वह आखिर कहां से आया? मनुष्य का मस्तिष्क केवल एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। इस मशीन के भीतर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका उत्तर आज की मॉडर्न बायोलॉजी की पुस्तकों में मौजूद नहीं है, बल्कि इसका उत्तर हजारों वर्ष पुरानी एक ऐसी गिनती और विज्ञान में छुपा है जिसे सुनकर आज के बड़े बड़े जेनेटिकल साइंटिस्ट भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सनातन धर्म में हमेशा 84 लाख योनियों का वर्णन होता रहा है। कई लोग इसे केवल एक धार्मिक संख्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या यह केवल एक संयोग था? स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन योनियों का बहुत सटीक गणितीय विभाजन किया गया है। इसमें 9 लाख जलचर, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। जरा इस 4 लाख प्रकार के मनुष्य वाले बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। डार्विन के अनुसार तो मनुष्य एक ही सीधी रेखा में विकसित हुआ है, फिर 4 लाख प्रकार के मनुष्य कहां से आ गए हैं? यहीं पर आज की एडवांस जेनेटिक की एंट्री होती है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। आज के रिसर्चर्स अब यह मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज केवल होमोसेपियन नहीं थे बल्कि हजारों वर्ष पहले निएंडरथैल्स, डोनिसोवन और होमो नलेदी जैसे कई मानव प्रजातियां एक साथ धरती पर घूम रही थी और उन्होंने आपस में इतना अधिक मेलजोल मतलब इंटरब्रीड किया था कि आज की साइंस उसे घोस्ट डीएनए का नाम दे रही है। यानी जिसे हम आज एक मानव कहते हैं वो असल में कई अलग अलग प्राचीन मानव वंशों का एक बहुत ही जटिल संगम है। यह कोई सीधी रेखा नहीं है बल्कि ये निडल स्टेक मतलब सुइयों के ढेर की तरह है। जो बातें हमारे शास्त्रों में 4 लाख मानव श्रेणियों की विविधता के रूप में बताई गई है वो पहले से ही दर्ज है। प्राचीन
प्राचीन ऋषियों के पास में जीवन के वर्गीकरण का यह इतना सटीक डेटा कहां से आ गया, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। मैं अभी उस वास्तविक पॉइंट पर आता हूं कि यह चेतना हमारे शरीर में काम कैसे करती है। पर अगर आपको यह डीप लॉजिक और विज्ञान का यह छिपा हुआ एंगल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या हमारे पूर्वजों को जेनेटिक्स और डीएनए का ज्ञान पहले से ही था। तो चलिए अब हम वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत बड़ा वैज्ञानिक विरोधाभास को समझिए। फिजिक्स का दूसरा नियम यानी एंट्रोपी कहता है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु समय के साथ टूटती है और बिखरती है, यानी कोई भी सिस्टम अव्यवस्था की तरफ ही जाता है। लेकिन अगर डार्विन का रैंडम म्यूटेशन सच है तो जीवन बिखरने के बजाय लगातार इतना सुव्यवस्थित और इंटेलिजेंट कैसे होता जा रहा है। डार्विन का प्राकृतिक चयन केवल अयोग्य जीवों को हटाने की एक छलनी है, यह कोई नया अंग या फिर नई चेतना उत्पन्न नहीं कर सकता है। सनातन धर्म इसका बहुत ही लॉजिकल उत्तर देता है। इसके अनुसार शरीर अचानक से मनुष्य नहीं बना है, बल्कि चेतना अपने कर्मों और अनुभवों के अनुसार क्रमिक रूप से जलचर, पौधे, पक्षी, पशु और अंत में मनुष्य का शरीर धारण करती है। यानी विकास बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना के मैनिफेस्टेशन से होता है। शरीर केवल एक मशीन है जो चेतना रूपी हार्डवेयर के अनुभव के हिसाब से अपग्रेड होती जाती है। लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है जिसने अल्बर्ट स्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी थी। प्राचीन काल के लोगों को यह तो पता था कि चेतना अपग्रेड होती है, लेकिन यह चेतना उस भौतिक शरीर को चलाती कैसे है? क्या हमारे मस्तिष्क केवल एक रिसीवर हैं जो कहीं और से आ रहे सिग्नल को पकड़ रहे हैं? अभी तक हम बायोलॉजिकल और जेनेटिकल और प्राचीन हड्डियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब एवोल्यूशन के इस चैप्टर को यही रोकते हैं और विज्ञान के एक बिल्कुल अलग आयाम पर चलते हैं। 19वीं सदी के कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ब्रह्मांड ईंट पत्थर से बनी बिना चेतना की मशीन है और हमारा जीवन इसी मशीन का एक एक्सीडेंटल संयोग था, इत्तेफाक था। भौतिकवादी विज्ञान की सोच को पूरी तरह से पलट दिया है आधुनिक क्वांटम फिजिक्स ने, और इसके पीछे है विज्ञान के इतिहास का सबसे हैरान करने वाला प्रयोग। इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों ने 2 स्लिट से इलेक्ट्रॉन को एक दीवार पर, एक पर्दे पर फेंका तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र घटना को नोटिस किया। जब तक उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई देख नहीं रहा था तब तक वो किसी ठोस वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक वेव्स यानी संभावनाओं की तरह बर्ताव कर रही थी। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उन्हें देखने के लिए एक सेंसर, एक कैमरा लगाया तो वो तुरंत अपना रूप बदलकर ठोस पार्टिकल बन गए। इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बिना किसी देखने वाले मतलब ऑब्जर्वर के इस ब्रह्मांड की वास्तविकता अपना रूप तय नहीं करती है। इस खोज ने पूरी दुनिया के भौतिक वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, क्या सच में यह भौतिक संसार उतना ठोस है जितना हमें लगता है, या फिर हमें सदियों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है? क्या यह संभव है कि जिसे हम ठोस हड्डियां और डार्विन का एवोल्यूशन मान रहे हैं वो असल में केवल एक चेतना द्वारा देखा गया एक भ्रम मतलब एक झूठ मात्र हो? यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि आज के एडवांस विज्ञान की कड़ी सच्चाई है। इस प्रयोग का सीधा सा निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड का मूल आधार पदार्थ नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का वास्तविक आधार चेतना है। यह बिल्कुल वही बात है जिसे सनातन धर्म हजारों वर्षों से अहम ब्रह्मास्मि या प्रज्ञानम ब्रह्म मतलब चेतना ही अंतिम सत्य है यह कहकर समझा रहा था। डार्विन की थ्योरी इस चेतना को कभी समझा नहीं सकती है क्योंकि क्वांटम विज्ञान के अनुसार बिना चेतना की उपस्थिति के तो वे कंकाल और हड्डियां भी अपना ठोस रूप नहीं ले सकती हैं। लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है, अगर चेतना ही वास्तविकता बनाती है तो हमारा यह बायोलॉजिकल ब्रेन इस ब्रह्मांडीय चेतना को कैसे पकड़ता है? क्या हमारे मस्तिष्क के भीतर में कोई ऐसा क्वांटम पोर्टल या फिर एंटीना मौजूद है जो इस ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर को रिसीव करता है? इसका उत्तर आधुनिक विज्ञान की सबसे एडवांस ओर्च और थ्योरी में छिपा हुआ है। इसे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान वैज्ञानिक सर रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के भीतर एक बेहद सूक्ष्म और रहस्यमय संरचना की खोज की थी। विज्ञान की भाषा में इसे माइक्रोट्यूब्स कहा जाता है। यह माइक्रोट्यूब्स कोई आम बायोलॉजिकल हिस्सा नहीं थे। एडवांस रिसर्च बताती है कि यह हमारे सिर के भीतर मौजूद एक बायोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। जो लोग आज भी यह मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल कुछ रसायनों का एक बेजान सूप है, उनके लिए यह खोज किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। वास्तव में यह माइक्रोट्यूब्स ही वो क्वांटम एंटीना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली विशाल चेतना को हमारे शरीर के भीतर रिसीव करती है। अब जरा उस सभी कड़ियों को आपस में जोड़िए जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। आपकी पूरी पिक्चर आपके सामने
में स्पष्ट हो जाएगी। डार्विन का एवोल्यूशन आपको बताता है कि हमारे शरीर रूपी कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर यानी हमारी हड्डियां और ढांचा कैसे विकसित हुआ है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में चेतना का एक विशाल वाईफाई सिग्नल हर जगह मौजूद है और थ्योरी यह साबित करती है कि हमारे मस्तिष्क के भीतर मौजूद वो एंटीना उस क्वांटम सिग्नल को कैसे पकड़ता है। तो फिर हमारे सनातन धर्म में बताई गई 84 लाख योनियों की वो पुरानी गिनती क्या थी? वह वास्तव में उस चेतना वाले सॉफ्टवेयर की पूरी अपडेट हिस्ट्री थी। सनातन धर्म का यह गणित बताता है कि यह चेतना कैसे लाखों वर्षों के अनुभव से एक छोटे जलचर से लेकर मनुष्य के उन्नत शरीर तक अपग्रेड होती है ताकि वह ब्रह्मांड के सबसे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पकड़ सके। यह डार्विन की अधूरी बायोलॉजिकल और सनातन के ज्ञान का सबसे बड़ा संगम है। मनुष्य केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का सबसे एडवांस रिसीवर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की यह पहेली तो यह पूरी तरह सुलझ गई है। आज के विज्ञान को यह स्पष्ट समझ आ गया है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड से कैसे जुड़ता है, लेकिन इस पूरी वैज्ञानिक खेल में एक ऐसा रहस्य है जिस पर आज भी बड़े बड़े रिसर्चर्स मौन हो जाते हैं। चेतना और पदार्थ के इस टकराव में एक ऐसा अंतिम सवाल छुपा हुआ है जिसका 100% गणितीय उत्तर आज की और भविष्य की किसी भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के पास में नहीं होगा। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति में हमेशा एक संघर्ष चलता है जहां सबसे ताकतवर ही बचता है, लेकिन आज की एडवांस बायोलॉजी यह प्रमाणित कर चुकी है कि जीवन का विकास आपस में लड़कर नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग से हुआ है। यह उसी बात का प्रमाण है जिसे सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा संसार एक परिवार है कहकर समझाता है। जीवन का विकास कोई हिंसक संघर्ष नहीं है बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसे आज का विज्ञान द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है। विज्ञान ने क्वांटम बायोलॉजी के प्रयोग से यह तो समझ लिया है कि हमारा मस्तिष्क एक एंटीना की तरह ब्रह्मांडीय सिग्नल को पकड़ता है, लेकिन यह सिग्नल या वह चेतना बिग बैंग से पहले इस ब्रह्मांड के मूल स्वरूप में कहां से आई है, इसका उत्तर आज की किसी भी आधुनिक लेबोरेटरी के पास में नहीं है। यहीं पर विज्ञान और दर्शन के बीच की सबसे बड़ी बौद्धिक बहस शुरू हो जाती है। अगर आप इस गहरे रहस्य को डिकोड करना चाहते हैं तो यह केस स्टडी देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आत्मा का असली सच, द ग्रेट सोल डिबेट, वेस्टर्न फिलॉसफी वर्सेस सनातन धर्म। इसमें आप जानेंगे कि कैसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस मस्तिष्क को केवल एक बायोलॉजिकल मशीन मानती है जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथ इसे चेतना का एक उन्नत माध्यम बताते हैं। मनुष्य होना केवल कुछ हड्डियों और मांसपेशियों का विकास नहीं है, यह ब्रह्मांड द्वारा स्वयं को जानने और समझने के लिए बनाया गया सबसे उन्नत रूप है। आप केवल इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है बल्कि आप स्वयं इस विशाल ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवित प्रकटीकरण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और वो वीडियो जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो आप उस पर क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत ही जरूरी विषय है। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।